वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे डेली प्रैक्टिस सेट में विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले जिस प्रश्न को हम लेकर आए हैं वह पर्यावरण अधिनियम से संबंधित है। तो यहाँ पे प्रश्न यह है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं आपसे। तो एक तो आपको एक्ट मतलब कि अधिनियम का नाम याद रखना होगा और यह किस वर्ष पारित हुआ है वो नाम जो है याद रखना होगा। तो जैसा कि पहला प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, मतलब कि कब पारित हुआ था, तो यह पारित हुआ था 1986 में। तो इसी तरीके से जो अन्य पर्यावरण से संबंधित जो अधिनियम है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, उनकी एक लिस्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारे सामने जो ये लिस्ट है इसमें पर्यावरण से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण अधिनियम है उसको देखते हैं। जैसे कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। तो आपको क्या याद रखना है? आपको यह याद रखना है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब का है, तो यह है 1974 का। इसी तरीके से जल उपकर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वाटर सेस, ठीक है, तो जल उपकर प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये कब का है? ये है 1977 का, 1977 का। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो कि हमारे प्रश्न में पूछा गया था, क्या था कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, तो 1986। अगला है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। तो इसको याद रखना है कि 1981 में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि अक्सर पूछा जाता है, यह है 1972 का, 1972 का। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है। उसी तरीके से बायोडायवर्सिटी एक्ट या जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। तो ये जो अधिनियम है ये पर्यावरण से संबंधित अधिनियम है, पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित अधिनियम है। तो इन अधिनियमों की जो ये डेट है उन डेट को जो है आप जरूर याद रखिए कि किस वर्ष में ये पारित हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है वह विज्ञान से है। प्रश्न यह है कि सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबो कर किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो सोडियम मेटल है उसको किसमें डुबो कर रखा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो सोडियम धातु मतलब कि जो सोडियम धातु उसको केरोसिन मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक, अब प्रश्न यह आता है कि आखिर सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है। सोडियम का पहले आप लोग संकेत जान जाइए, ये होता है Na, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसको मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम जो धातु है वो काफी रिएक्टिव होती है, काफी क्रियाशील होती है, और अगर ये जल के संपर्क में आ जाए, मतलब वाटर के संपर्क में आ जाए, ये जल उठती है। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इसको जो है मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। और यह धातु तो है लेकिन यह मुलायम धातु है। ठीक है, मुलायम है और ऐसी है कि इसको जो है आप चाकू से काट सकते हो। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि उस धातु का नाम बताइए जिसको आप चाकू से काट सकते हो, तो वो कौन सी धातु है? वो है सोडियम। ठीक, तो ये सोडियम के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न ये है कि शुष्क बर्फ, जिसको जो है इंग्लिश में ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है, ड्राई आइस बोलते हैं, वह क्या होता है? ठीक, तो जो शुष्क बर्फ होती है वह होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसी को हम ड्राई आइस बोलते हैं। अब ये जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है, और जो अग्नि मतलब कि आग को बुझाने में जो गैस प्रयुक्त होती है वो यही है, क्या है? शुष्क बर्फ, मतलब कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो जो भी बायोगैस प्लांट होते हैं, जैसे गोबर गैस प्लांट हो गया, ठीक है, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, ये जो है 4 प्रक्रियाओं का नाम दिया गया है। एक है किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण और बहुलकीकरण। मतलब कि किण्वन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन, अपचयन रिडक्शन, सी है हाइड्रोजनीकरण मतलब कि हाइड्रोजनाइजेशन, और बहुलकीकरण मतलब कि पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो इस चार, ये जो 4 प्रक्रियाएं हैं इसमें
जो बायोगैस प्लांट होता है उसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। और फर्मेंटेशन की वजह से जो गैस उत्पन्न होती है उस गैस का हम एज ए बायोफ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैव ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जो गोबर गैस प्लांट होते हैं, फॉर एग्जांपल जो गोबर गैस प्लांट होते हैं उसमें जो गैस उत्पन्न हो रही है वह किस प्रक्रिया की वजह से हो रही है? किण्वन या फर्मेंटेशन की वजह से, ठीक है। और जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरिया, ठीक, जीवाणु। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है, ठीक है। आपको उस केमिकल का नाम बताना है जो कि फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे जो ऑप्शन दिए गए, सोडियम क्लोराइड, कॉस्टिक सोडा, सोडियम बेंजोएट, गंधक का अम्ल, यहां पे सही उत्तर है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। इसका नाम याद रखेगा, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए, ठीक है, परिरक्षण के लिए। तो प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल होता है। यह प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा सोडियम बेंजोएट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश वर्ष मात्रक है, आपको बताना है कि जो प्रकाश वर्ष है जिसको इंग्लिश में लाइट ईयर बोला जाता है वह किसका मात्रक है। तो प्रकाश की तीव्रता का, समय का, दूरी का और प्रकाश के वेग का। तो दिए गए ऑप्शंस में सही उत्तर क्या है? दूरी का। एक्चुअली में प्रकाश वर्ष जो है वो डिस्टेंस का, दूरी का मात्रक है। अब थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जो एक प्रकाश वर्ष होता है आखिर में होता क्या है? तो एक प्रकाश वर्ष प्रकाश की किरणों के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो डेफिनेशन क्या थी प्रकाश वर्ष की? प्रकाश की किरणों के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है। तो प्रकाश की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। कितना? एक साल, मतलब कि 365 दिन। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक है। जब ये आप लोग कैलकुलेशन करके लाओगे तब जाके वह दूरी निकलेगी। और ये जो दूरी निकल के आती है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये क्या है? ये है लाइट ईयर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक लाइट ईयर कितनी डिस्टेंस के बराबर होता है, कितनी दूरी के बराबर होता है, तो क्या बताएंगे? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर ये किलोमीटर में बोले तो आप लोग क्या लिख देंगे? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं यही पूछूं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको जो है AU से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं खगोलीय दूरी, ठीक है। तो खगोलीय दूरी क्या होती है? तो खगोलीय दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, ठीक है। तो सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं, जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग, अप्रॉक्स में बताएंगे, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये है सन, ठीक है, सन, और ये है अर्थ, ठीक है। तो सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। और इसकी वैल्यू होती है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। और लाइट ईयर कितने के बराबर था? ये था 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर था, ठीक है। तो अब ये दोनों डिस्टेंस आपको पता चल गए, एक हो गई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब यहीं पे आप लोग क्लियर कर लीजिए कि पार्सेक क्या होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पार्सेक क्या है, पार्सेक, तो पार्सेक भी जो है वह दूरी का ही मात्रक है। तो दूरी की जो सबसे बड़ी यूनिट है अब तक की वो है पार्सेक। पार्सेक क्या होता है? पार्सेक बराबर होता है 3.26 इंटू लाइट ईयर, मतलब कि लाइट ईयर से 3.26 गुना जो डिस्टेंस होती है वो होती है पार्सेक, ठीक है। अब आपके पास लाइट ईयर पता चल गया, पार्सेक पता चल गया और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पता चल गया। अगर इसमें रिलेशन पूछा जाए कि इनको जो है
बढ़ते हुए क्रम में लिखिए चाहे घटते हुए क्रम में लिखिए तो आप लोग क्या लिखोगे? तो सबसे बड़ी यूनिट क्या हो गई? सबसे बड़ी यूनिट हो गई पारसेक, ठीक है। उसके बाद लाइट ईयर, और यहां पे सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो डेटा है, इसको जरूर याद रखिए। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले जो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ये है कि द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के द्वारा यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 25 टेस्ट मिलेंगे और लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ पूरे साल भर का आपको करंट अफेयर दिया जाएगा। ये करंट अफेयर पीडीएफ के फॉर्म में भी रहेगा और वीडियो लेक्चर के भी फॉर्म में रहेगा। इसके साथ में डे टू डे ठीक आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, जिसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, उन उन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स को भी जो है इस कोर्स में जो है डिस्कस किया जाएगा। तो 22 दिसंबर की डेट जो रखी गई है, यूपीपीएससी आरओ एआरओ के एग्जाम की डेट रखी गई है, तो उसी के मद्देनजर जो है ये कोर्स डिजाइन किया गया है। इसकी जो फी रखी गई है मात्र 1499 रखी गई है, और इस कोर्स को आप द प्रयागराज इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर में जाके द प्रयागराज इंस्टीट्यूट टाइप कीजिएगा और वहां से इस ऐप को जो है वो डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड कैसे करना है? द प्रयागराज इंस्टीट्यूट नामक ऐप है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कीजिए। अब डाउनलोड करेंगे तो होम पेज पे आपको जो ये कोर्स डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न ये है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा वह कौन सा एलिमेंट है पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उस ऑप्शंस के बेस पे बताना है क्या है? लोहा, सोडियम, फास्फोरस और कैल्शियम। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है कैल्शियम, ठीक। इन दिए गए ऑप्शंस में जो मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है वो है कैल्शियम, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल, ठीक है, कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो वह है ऑक्सीजन। तो इसी तरीके से जो जो अन्य जो तत्व हैं, जो अन्य एलिमेंट हैं, उनका परसेंटेज देख लेते हैं। देखिए, मानव शरीर में जो सबसे ज्यादा भार के अनुसार जो पाया जाता तत्व है वो है ऑक्सीजन, ये पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में ऑक्सीजन नहीं था, तो इन दिए 4 ऑप्शन में ही बताना था, तो क्या हो गया? कैल्शियम हो गया, ठीक है। कार्बन दूसरे नंबर पे 18%, ऑक्सीजन कितना था? 65%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, 1.4 कैल्शियम, ठीक है। अगर मात्रा भी पूछ ले कि कितना प्रतिशत कैल्शियम पाया जाता है, तो 1.4% कैल्शियम, और फास्फोरस 1.1% जो है वो फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और ये फास्फोरस हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, ठीक है। ये पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। जैसा कि मैंने बताया कि यह वीडियो जो है वो विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को डील करेगा, ठीक है। तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन, हवा, ठीक है। थोड़ा सा विचार कीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक। तो आपको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है वर्षा, ठीक है। जो रेनफॉल होती है, रेन होती है, उससे जो है पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। कैसे स्वच्छ हो जाता है? जैसे कि अगर बारिश नहीं हो रही तो आप देखोगे कि आसमान में धूल, धक्कड़ और धुआं ये सब भरे होते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो आसमान जो है स्वच्छ हो जाता है, ठीक। तो बारिश जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है किसके लिए? वायुमंडल को प्रदूषण युक्त मुक्त करने के लिए, ठीक है। तो प्रदूषण युक्त अगर वायुमंडल है तो उसके लिए क्या कौन सा फैक्टर होना चाहिए? वो होना चाहिए बारिश हो जाए तो वहां से जो वो स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता, ठीक है। इस तरह के जो प्रश्न है उनमें आप ध्यान रखिएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहां पे पूछा जा रहा है कि मदद नहीं करता है, मतलब कि वह कौन सा कारक है जो कि पारिस्थितिकी को संतुलन बनाए रखने में हेल्पफुल नहीं है। वनों का काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैवमंडल भंडारण, ठीक है। तो देखिए, वन काटोगे तो क्या आप पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखोगे? नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वनों का काटना जो है, वनों के काटने से आप जो है आप इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है, इकोसिस्टम बैलेंस नहीं कर सकते।
तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद क्या नहीं करेगा? वनों को काटना। ठीक है, इसके अलावा वन रोपण हो गया, वर्षा जल प्रबंधन हो गया, मतलब कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर जो मैनेजमेंट है वो भी जो हेल्पफुल है। जय मंडल भंडारण ये भी हेल्पफुल है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार जो आपका सही उत्तर होगा वह वनों का काटना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन जो है सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, और डी ऑप्शन है असंगठित वर्कर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। देखिए यहां पे आपको एक कीवर्ड पकड़ना है, क्या? इंश्योरेंस या बीमा। अगर इंश्योरेंस या बीमा लगा हुआ है तो किससे रिलेटेड है? वो सामाजिक संरक्षण से। ठीक है, तो बीमा किसमें है? इसमें है आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसमें भी है, ये देखिए यहां पे, राइट। अब दूसरा क्या, दो ऑप्शन बचे यहां पे, ये वाला डी ऑप्शन देखिए, असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, इसमें तो खुद ही लिखा हुआ है क्या? सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। ठीक, तो बचा क्या आपके पास ऑप्शन? ऑप्शन बचा सी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये जो है, ये जो ऑप्शन है वह क्या है? एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं अगर आप एनालिटिकल अप्रोच रखोगे, ठीक है, और थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग रखोगे तो ऐसे प्रश्नों को आप डील कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको कीवर्ड्स क्या ढूंढने के लिए बताया कि किसमें बीमा है। ठीक, तो दो ऑप्शन में बीमा था, तो ये सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम जो है वो है। ठीक, और यहाँ पे तो खुद ही लिखा है डी ऑप्शन में क्या? सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। तो यहां से तीन आपने छाटे तो जो बचा ये चौथा जो ऑप्शन है सी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये क्या होगा? ये होगा सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत न आने वाला प्रोग्राम। ठीक है, तो यहां पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा इन्वायरमेंट सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, धारणीय विकास मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी कम करना मतलब पॉवर्टी को रिड्यूस करना, वातानुकूलन, ठीक है, मतलब कि एयर कंडीशनिंग की बात की जा रही है इसमें, कागज के थैलों का प्रयोग। ठीक, तो यहाँ पे जो गरीबी कम करना है वह पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं रखता है। इसके अलावा धारणीय विकास, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग, ये तीनों जो है वो इससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा गरीबी को कम करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, स्थायी विकास किसके उपयोग, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के, भौतिक संसाधनों के, औद्योगिक संसाधनों के और सामाजिक संसाधनों को। देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो बात की जाती है वो स्पेशली जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज की ही बात की जाती है। ठीक है, किसकी? प्राकृतिक संसाधनों की ही बात की जाती है। और क्या बात की जाती है कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, ठीक है, उनका हमें ऐसे इस्तेमाल करना है कि जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी बचा रहे। तो यह होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। तो यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है, न तो भौतिक संसाधन, न तो औद्योगिक संसाधन, न तो सामाजिक संसाधन, यहाँ पे क्या होगा हमारा? प्राकृतिक संसाधन। तो स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो यह है प्राकृतिक संसाधनों का, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? ठीक है, कौन सा जो है वह इकोलॉजिकल जो है फ्रेंड नहीं आता है? तो मित्र नहीं है तो क्या होगा? शत्रु होगा। तो दिए गए ऑप्शन है बबूल, इकोलिप्टस, नीम और पीपल। ठीक है, सही उत्तर है इकोलिप्टस। देखिए इकोलिप्टस के प्लांट की खासियत यह है कि जहां पे यह ग्रो करता है वहां की भूमि से, ठीक है, भूमि से बहुत ज्यादा पानी सक करता है। और ये बताया जाता है कि दिन भर में लगभग 8 लीटर पानी जो है ऐसे प्लांट को चाहिए। तो यूकेलिप्टस प्लांट जो है बहुत ज्यादा पानी जो है वो अवशोषित करता है। इस वजह से इसके आसपास जो अन्य पौधे होते हैं, अन्य प्लांट होते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो पारिस्थितिकी के हिसाब से यह क्या है? यह मित्र नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूकेलिप्टस, क्या मैंने बताया कि लगभग 8 लीटर पानी जो है पर डे इसकी जरूरत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, ठीक है,
अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक जो है कथन है, ठीक, और दूसरा जो है वो कारण है। ठीक है, तो कथन क्या है? कथन यह है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। तो यहाँ पे जो ओजोन की बात की जा रही है, ओजोन लेयर की बात की जा रही है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर के निचले स्तर में पाया जाता है, ओजोन लेयर। ठीक है, तो ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, ये स्टेटमेंट सही है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो यहाँ पे उच्च विकिरण से संबंध मतलब है अल्ट्रा वायलेट रे की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पराबैंगनी किरणों की बात की जा रही है। और पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो उच्च ऊर्जा विकिरण होती है। ठीक, तो इस हिसाब से देखा जाए कि जो ओजोन लेयर होती है या ये जो उच्च ऊर्जा वाली किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट, उनको पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। ठीक, और इस वजह से जैविक जीवन के लिए यह परम अवश्य है, क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रे अगर क्षोभ मंडल में आ जाए, जहां जहां जो है वनस्पतियां, जीव जंतु, मानव रहते हैं, तो अगर अल्ट्रावायलेट रे आ गई, मतलब कि ये उच्च ऊर्जा विकिरण वाली किरणें आ गई, तो ये जो है नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अगर स्किन पे गिरती है तो स्किन कैंसर के चांसेस होते हैं। अगर प्लांट के ऊपर पत्तियों पे गिरती है तो उनके अंदर पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसको नुकसान पहुंचाती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि पौधों और जंतुओं सबको ये नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, और यहां तक ये भी हो सकता है कि जीव जंतुओं के डीएनए को भी प्रभावित करें। ठीक है, तो कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। इवन जो है जेनेटिक म्यूटेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो उत्परिवर्तन के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के जो है ये हानिकारक होती है। इस वजह से ओजोन लेयर जो समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फीयर में है, इन उच्च ऊर्जा किरणों को रोकने का काम करती है। तो क्या हमें पता चला? जो पहला स्टेटमेंट है वो भी सही है, जो कारण बताया जा रहा है वो भी जो है वो सही है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब देखते हैं ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ठीक, बात तो सही है। एवं आर जो है ए की सही व्याख्या है, ये भी बात सही है। तो यहां पे हमारा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ए। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित। ये जो है काफी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में जो है ये हमारा ये 5वां वीडियो है। इसी तरीके जो वीडियो है वो आते रहेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।